अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइम। एंजाइम की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट किन सब्सटेंसेस को कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बड़ी स्पीड के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और बच्चों, अगर यही कैटलिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहे हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हों, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाएंगे। दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन खुद प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं होते, खुद कंज्यूम नहीं होते, बल्कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के बाद अपने आप को प्रोडक्ट से अलग कर लेते हैं। अगर बच्चे हम एंजाइम के वर्ड के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर दो पार्ट्स हमें मिलते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड इन, मीन्स इनसाइड। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ज़ाइम, मीन्स यीस्ट। और ये टर्म एंजाइम वाली सबसे पहले इंट्रोड्यूस किस साइंटिस्ट ने करवाई थी? ही वाज विल्हेल्म कोनी। 1877 के अंदर बच्चे इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के लिए उसने टर्म एंजाइम वाली इस्तेमाल की। अब इस टर्म को इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? इस टर्म को इस्तेमाल करने की रीजन क्या थी? आइडिया क्या था? बच्चों, उसके जहन में यह ख्याल था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो यीस्ट से डिराइव किए जाते हैं। ये तो आने वाले वक्त के अंदर पता चला कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं सिर्फ यीस्ट से ही डिराइव नहीं किए जाते, बल्कि इनको प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे भी इनको डिराइव करवाया जाता है। पाइन एंड परसोस, ये दो फ्रेंच केमिस्ट थे। 1833 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम एंजाइम को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? बच्चे, बार्ले सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो इसी स्टेज के दौरान, इसी जर्मिनेशन वाली स्टेज के दौरान सीड्स के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होती है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तब्दील होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स बार्ले सीड्स में होते हैं टेक्निकली वो स्टार्च कहलाते हैं और इन स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे ग्लूकोज वगैरह है। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। उन एंजाइम को पाइन एंड परसोज ने डायस्टेज का नाम दिया था और यही एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में और इसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी सीड की जर्मिनेशन के दौरान इस्तेमाल होती है। आज हम इन डायस्टेज को अमाइलेज का नाम देते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम मौजूद ना हो तो क्या वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएंगे? तो बच्चों, इसका जवाब है यस, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उन रिएक्शन की स्पीड बहुत ही स्लो होगी। बच्चों, अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्पीडीली होता है तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी स्पीडीली होती है और यही कंटिन्यूअस जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है स्पीडीली, यह लाइफ को सस्टेन करने में अहम रोल प्ले करती है। अगर किसी रिएक्शन के दौरान एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होंगे तब रिएक्शन में एनर्जी की प्रोडक्शन इतनी स्लो हो जाएगी कि लाइफ की सर्वाइवल नहीं होगी। अगर इस वक्त तक देखें तो टोटल मोर देन 2000 एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं। बच्चे, अगर हम इन एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन को देखें तो मोस्टली एंजाइम्स बिलोंग टू प्रोटीन। मोस्टली जो एंजाइम हैं प्रोटीन से बिलोंग करते हैं। प्रोटीन्स की दो टाइप्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स? दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अलबत्ता
कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स को हम राइबोजाइम का नाम देते हैं और यह राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, बेसिकली यह आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, एंजाइम के तौर पर ये एक्ट करते हैं। और बच्चे इनका एक्शन कैसा होता है? देखें, आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर मौजूद है। आप लोग बच्चे अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसमें आप लोगों को एक राइबोसोम नजर आएगा। इस राइबोसोम्स पर 3 साइट्स मौजूद होती हैं। एक को हम ई साइट का नाम देते हैं, दूसरी साइट को हम पी का नाम देते हैं और तीसरी ए साइट कहलाती है। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जहां अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं। इसी तरह से बच्चे एक और ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल ए साइड पर भी अटैच होता है और इस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल पर भी एक अमाइनो एसिड मौजूद होती है। जब ये दो ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल साइड बाय साइड ए और पी साइड पर मौजूद हों, तब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम अपना एक्शन करते हैं। वो इस अमाइनो एसिड को जो पी साइड पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच है उसको कट करते हैं और ए साइड पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए की अमाइनो एसिड के साथ इनको लिंक कर देते हैं। और इस तरह से बच्चे दो अमाइनो एसिड जब लिंक हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी दौरान ही यह पेप्टाइडल एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ये कैसे एंजाइम होते हैं? दीज आर आरएनए। बच्चे मोस्टली एंजाइम जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इन ग्लोबुलर प्रोटीन में स्ट्रक्चर कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? तो बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकती है। अगर कोई ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसी हो कि जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन सिंगल हो और वह ग्लोबुलर प्रोटीन एक्ट कर रही हो एज एन एंजाइम, तब उस एंजाइम के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होगी दैट विल बी टर्शियरी। अगर कोई ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही होगी जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद एक से ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन या ऐसे एंजाइम के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होगी वो क्वाटरनरी होगी। इन एंजाइम में जो मॉलिक्यूलर वेट है उसकी रेंज 10,000 डाल्टन से ओवर 1 मिलियन डाल्टन होती है। बच्चे इन एंजाइम में जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होने वाली जो एक्टिविटी है, उसको हम कहते हैं कैटालिसिस या कैटालाइटिक एक्टिविटी भी कहते हैं। यह कैटालाइटिक एक्टिविटी एंजाइम की एक मखसूस जगह पर होती है और उस मखसूस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और उस एक्टिव साइट को बनाने वाले जो अमाइनो एसिड हैं उनकी तादाद 3 to 12 होती है। आप लोगों के सामने बच्चे एक एंजाइम का मॉलिक्यूल मौजूद है। आप इस एंजाइम के मॉलिक्यूल के ऊपर जरा गौर से देखिएगा। इस एंजाइम के मॉलिक्यूल में 2 पार्ट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। वन पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर पार्ट। ये जो पार्ट है इसका हम ग्लोबुलर पार्ट कहते हैं और इसका मेन रोल क्या है? एंजाइम की शेप को, ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करना। इसके अलावा इसी एंजाइम के अंदर ये जो आप लोगों को जगह नजर आ रही है, इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट को बनाने वाले अमाइनो एसिड होते हैं और इन अमाइनो एसिड की तादाद 3 to 12 हो सकती है। यही वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं और आफ्टर देयर अटैचमेंट दे चेंज इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चे एक्टिव साइट एल्डोलेसिस की ग्लाइसिन, हिस्टीडीन और एलानिन अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होती है। एल्डोलेसिस एंजाइम का एक ग्रुप है और उनकी एक्टिव साइट इन 3 अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट बच्चे एक और पॉइंट है कि सबस्ट्रेट्स अटैच टू एक्टिव साइट थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन।
यानी कि इस एक्टिव साइट के साथ जो सबस्ट्रेट अटैच होते हैं तो उनकी अटैचमेंट कैसे होती है बच्चों। उनकी अटैचमेंट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच होगा तो उसकी अटैचमेंट या तो होगी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए अटैचमेंट होगी। इनमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, यानी कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। बच्चे एंजाइम की कंपोजिशन को देखते हैं। एंजाइम की कंपोजिशन बनावट कैसी होती है। बच्चे किसी भी एंजाइम के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक पार्ट प्रोटीन पार्ट मिलता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट मिलता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है लाजमी नहीं है कि हर एंजाइम में मौजूद हो, अलबत्ता प्रोटीन पार्ट एंजाइम का लाजमी हिस्सा होता है। बल्कि आप यूं कह लें कि एंजाइम चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन जो एंजाइम बनाती हैं वो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कहलाता है। और बच्चे उन ग्लोबुलर प्रोटीन में कन्फर्मेशन कौन सी होती है, दैट इज टर्शन। और इस प्रोटीन पार्ट को बनाने में अमाइनो एसिड्स की तादाद हंड्रेड्स के अंदर होती है और इन अमाइनो एसिड्स को तादाद के हवाले से हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। और एंजाइम के प्रोटीन पार्ट में एक पार्ट ऐसा होता है जहां पर अमाइनो एसिड की तादाद ज्यादा होती है, वो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट का ग्लोबुलर पार्ट कहलाता है। यानी आप लोग ये देखें कि एंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्लोबुलर पार्ट होता है ये वाला हिस्सा, इसको ज्यादातर अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं। जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर अमाइनो एसिड की तादाद थोड़ी होती है, यानी कि चंद अमाइनो एसिड इस पार्ट को बनाते हैं, ज्यादातर अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके ग्लोबुलर पार्ट को बनाते हैं जो उसकी ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करता है। और जो चंद अमाइनो एसिड होते हैं वो रोल कौन सा प्ले करते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ कैटालिसिस, यानी कि ये कैटालिसिस का काम करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। और जहां पर यह चंद अमाइनो एसिड मौजूद हों वो जगह कहलाती है एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के बुनियादी तौर पर बच्चे दो पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग साइट एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड एज कैटालाइटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट है इसका काम क्या है, सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करना, और कैटालाइटिक साइट का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देना। अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट को देखें तो बच्चों कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जहां प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम को ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जो नॉन प्रोटीन, और वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नॉन प्रोटीन पार्ट बनाते हैं एंजाइम का, और उन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स। दीज कोफैक्टर एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, दोनों के अंदर ब्रिज के तौर पर ये काम करते हैं। यही कोफैक्टर बच्चे केमिकल एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये कोफैक्टर डायरेक्ट कैटालिसिस का काम भी कर लेते हैं, यानी कि यही कोफैक्टर्स डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। अगर बच्चे हम इन कोफैक्टर्स की देखें फर्दर टाइप्स को, तो बुनियादी तौर पर इसकी तीन टाइप्स होती हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर, सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज कोएंजाइम एंड थर्ड टाइप इज नोन एज द पैरासिटिक ग्रुप। अब बच्चे अगर ओवरऑल हम इस स्केच को देखें तो बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट, एक्टिव साइट की दो जगह हैं। बाइंडिंग साइट का काम क्या है, सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानना और पहचानने के बाद सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करके ES कॉम्प्लेक्स को बना देना। और जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब कैटालाइटिक साइट एक्टिव होती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देती है, और इस तरह से बच्चे EP कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिव साइट से सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम सेपरेट यानी अलग हो जाता है। तो E+P दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे आप लोग के सामने एक एंजाइम मौजूद है, इस एंजाइम के दो पार्ट है, नंबर 1 इज ग्लोबुलर पार्ट, नंबर 2 एक्टिव साइट।
अब इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ऐसी है कि जो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं कर पाती। नतीजा क्या निकलेगा, ना सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा और ना ही वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। तो ऐसा एंजाइम बच्चों इनएक्टिव एंजाइम कहलाता है। और जैसे आप लोग को पता है कि एंजाइम बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स होते हैं, लिहाजा ऐसी प्रोटीन्स को हम इनएक्टिव प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अगर बच्चे इन इनएक्टिव प्रोटीन्स यानी इनएक्टिव एंजाइम के साथ अगर को फैक्टर अटैच हो जाए तो इसके अटैच होने से ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव होंगे तो उसके बाद फिर वो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच भी करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होगी। ऐसा एंजाइम जो इनएक्टिव हो और जिसको एक्टिव होने के लिए को फैक्टर की जरूरत हो, एपो एंजाइम कहलाता है। जब इस एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच हो जाए तो बच्चों वो एंजाइम फिर एक्टिव हो जाता है और उस एक्टिव एंजाइम को हम नाम देते हैं हॉलो एंजाइम का। और फिर उसी एक्टिव एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच भी होंगे और फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील भी हो जाएंगे। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। कब तक इनएक्टिव रहेंगे, जब तक को फैक्टर अटैच नहीं। और जब को फैक्टर अटैच हो जाएंगे तो तब ऐसे इनएक्टिव एंजाइम को हम एक्टिव एंजाइम या फिर होलो एंजाइम का नाम दे देते हैं। अच्छा बच्चे, जैसे आप लोग को बताया है कि कोफैक्टर्स बुनियादी तौर पर 3 टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप को हम नाम देते हैं एक्टिवेटर। अब उसकी एग्जांपल हम कैसे कोट करेंगे कि हमारी बॉडी में जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एटीपी से एक फास्फेट को लेने के बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटीपी से जब एक फास्फेट निकलकर ग्लूकोज के साथ शामिल होगा तो बच्चों एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी में तब्दील हो जाएगा। और इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम है हेक्सोकाइनेज। और बच्चों ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज क्या है, एपो एंजाइम। ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते जब तक कि इनके साथ कोई एक्टिवेटर अटैच ना हो जाए। और इनमें एक्टिवेटर का अटैच कौन सा होगा, दैट विल बी द मैग्नीशियम आयन। इनऑर्गेनिक आयन है, मैग्नीशियम आयन को अटैच होगा, तब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैग्नीशियम आयंस विल चेंज इनटू हॉलो एंजाइम और फिर ये एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम देते हैं को एंजाइम। इथाइल अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो एसिटाल्डिहाइड और NaDH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। और बच्चों इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम देते हैं। और बच्चों ये एंजाइम भी बेसिकली क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। क्यों, इसको कोफैक्टर की जरूरत है और यहाँ पर कोफैक्टर कौन सा होगा, NAD। और NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है, कोफैक्टर है। कौन सा कोफैक्टर है बच्चे, ये को एंजाइम है। क्योंकि कोफैक्टर की 3 टाइप है, उनमें से एक टाइप को एंजाइम है, तो ये NAD को एंजाइम है। और जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तब इथाइल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड और NaDH2 में तब्दील हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट जो है ना, हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं एक्टिवेटर को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप का। सबसे पहले हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं। एक्टिवेटर कैसे कोफैक्टर हैं, दे आर इनऑर्गेनिक। को एंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। इनकी अटैचमेंट एंजाइम के साथ कैसी होती है, एक्टिवेटर आर लूजली अटैच्ड with the active site of the enzyme. Therefore, these are also called as detachable coefficient. जो coenzyme होते हैं, they are again loosely attached with the active site of the enzyme. इसी वजह से इनको भी हम detachable coefficient का नाम देते हैं। जो prosthetic ग्रुप होते हैं, they are strongly attached with the active site of the enzyme. जब एक बार अटैच हो जाएंगे तो बच्चों फिर वो उसका परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे और उससे अलग नहीं होंगे। नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है बॉन्डिंग, यानी एक्टिव साइट और इन कोफैक्टर के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कैसी होती है। तो बच्चे एक्टिवेटर और एक्टिव साइट के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वीक।
और ये वीक है बॉन्डिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कोएंजाइम है ये जो बॉन्डिंग करते हैं दैट इज अगेन वीक, और वो वीक बॉन्डिंग भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बिकॉज दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल में देखते हैं एक्टिवेटर में मेटालिक आयंस और नॉन मेटालिक आयंस शामिल होते हैं, यानी कि जितने भी मेटल आयंस हैं या नॉन मेटल आयंस हैं अगर ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेटर। अब इसके एग्जांपल क्या है? क्लोराइड एंड these chloride ions act as activator in salivary amylase। ये वो एंजाइम होता है जो ओरल कैविटी के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और इस एंजाइम के लिए एक्टिवेटर की जरूरत होती है, और क्लोराइड आयन यहाँ पर एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम में NAD, ATP और FAD के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये अटैच जिन एंजाइम के साथ होते हैं बच्चों उनको हम डीहाइड्रोजनेज का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल ले तो बच्चों दीज आर साइटोक्रोम which are attached with the enzyme named as cytochrome oxidase।